हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर था 14, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमने लास्ट वीडियोज़ में कवर कर लिया था और कुछ टॉपिक हमने स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के भी कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, जो कि आपका रेजुविनेशन ब्रेक एट वर्क प्लेस। तो ये रेजुविनेशन ब्रेक्स क्या होते हैं? ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स होते हैं जो कि जब आप लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं तो आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ब्रेक्स दिए जाते हैं। ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक होते हैं, मतलब ये प्लानिंग के साथ ये ब्रेक्स को डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें कि अगर आप लंबे समय तक लंबे दिनों तक काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगा, तो उस स्ट्रेस से रिलीफ के लिए आपको ये ब्रेक्स दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं रिजुविनेशन ब्रेक्स। फिर आता है, ये अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को रिलैक्स करने में, सोशलाइज करने में और इन्जॉय करने में अपने उस टाइम को। तो इसमें उस पर्सन को टाइम मिल जाता है कि वो रिलैक्स कर सके और सोशलाइज हो सके, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से वो मिल सके, उनके साथ इन्जॉय कर सके। ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में फटीग मतलब जो थकान होती है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। जो आप इतने दिन से वर्क कर रहे हैं तो उसके बाद आपको जो ब्रेक मिलेगा उससे आपकी जो वीकनेस है वो बहुत कम होगी, और साथ साथ जो आपका वर्क प्लेस के एक्सीडेंट्स हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब एक पर्सन लगातार काम कर रहा होता है तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, तो वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट होना बहुत कॉमन हो जाते हैं। बट अगर उसको ब्रेक्स मिलेंगे तो वो फिर अपने आप को रीस्टार्ट कर पाएगा और अपने माइंड को फ्रेश रख पाएगा। फिर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिजुविनेशन ब्रेक्स। ये जो रिजुविनेशन ब्रेक्स हैं इनका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा है, ये बूस्ट करते हैं क्रिएटिविटी, ये रिफ़्रेश कर देते हैं माइंड को, जिससे कि हमारा माइंड बेटर परफॉर्म करता है। फिर आता है रिड्यूस बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? जब एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा थक जाता है, वो काम करते करते उसको कोई ब्रेक नहीं मिलता तो बर्नआउट होता है। इससे क्या होता है, उसका बर्नआउट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसमें एम्प्लॉयर जो शो करता है केयर और सपोर्ट, इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए केयर और सपोर्ट एक तरीके से शो होती है, कि अगर वो उनको ब्रेक्स दे रहा है, उनको टाइमली सोशलाइज होने का मौका, रिलैक्स करने का मौका दे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बिहेवियर का एम्प्लॉयर माना जाता है। फिर आता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग। इन ब्रेक्स से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और साथ साथ जो आपकी हेल्थ है, हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है। तो इससे आपको एंजाइटी बहुत कम हो जाती है, जिससे कि आप अपने वर्क पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। फिर आता है मेथड्स टू रिजुविनेट माइंड एंड बॉडी। अब ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अपने माइंड को दोबारा से रिफ़्रेश कर सकते हैं, अपनी बॉडी को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं? फर्स्ट आता है स्पेंड टाइम इन नेचर। हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से हम अपनी मेंटल जो क्लियरिटी है उसको प्रमोट कर सकते हैं। जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हम सेल्फ अवेयर भी हो जाते हैं और अपने बारे में थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता होता है कि हमारे में कौन सी वीकनेसेस हैं और उस पर किस तरीके से काम करना है हमें। तो स्पेंड टाइम इन नेचर। फिर आता है रीड बुक और आर्टिकल। बुक्स रीड करना और आर्टिकल्स रीड करना बहुत एक तरीके से अच्छा एक मेथड माना जाता है, जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हम अपने वर्क पे दोबारा से फोकस कर पाते हैं। इससे हमारा जो स्ट्रेस है वो उसमें हमें रिलीफ मिलता है। सिर्फ 10 मिनट्स रीड करनी होती है बुक्स डेली, जिससे कि हम अपने वर्क के लिए दोबारा से एलिजिबल हो जाते हैं और फ्रेश फील करते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस परिणाम एंड मेडिटेशन। तो इससे क्या होता है, ये हमारी हेल्प करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो या मेडिटेशन करते हैं तो इससे हमारा जो इमोशनल बैलेंस है वो बहुत इम्प्रूव होता है। तो रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी होती है या फिर मेडिटेशन करना होता है, तो इससे हमारा जो इमोशनल बैलेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर आता है प्लान अ शॉर्ट ट्रिप। शॉर्ट ट्रिप प्लान करनी चाहिए, जिससे कि हम मेंटल रिस्टार्ट कर सकें। जब माइंड एक ही जगह वर्क करता रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा। जब वो एक छोटी सी ट्रिप उन्होंने प्लान कर ली कि हम इधर चलते हैं घूमने, तो उसके बाद जब वो उधर से वापस आएंगे तो उनको ये फील होगा कि उनका माइंड दोबारा से उस वर्क को अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर हो चुका है। फिर आता है जॉइन फिटनेस एक्टिविटी। अगर हम फिटनेस एक्टिविटी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे हमारी फिज़िकल साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। फिटनेस, अगर हम फिज़िकली फ़िट रहेंगे तो मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। फिर आता है लेज़र एक्टिविटी एट वर्क। अभी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक्टिविटीज़ का मैटर क्या है, मतलब ये जो लेज़र एक्टिविटीज़ होती हैं ये किस लिए ज़रूरी हैं वर्क प्लेस पे?
एम्प्लॉयज़ जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंपनी की सक्सेस के लिए। सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय हैं वो कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, जो कंपनी की सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ये जो लेज़र होते हैं ये हेल्प करते हैं हमें रिचार्ज करने में और इम्प्रूव करने में हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को। हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव हो जाती है। फिर आता है ये इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, जो लेट्स और एक्टिविटीज़ हैं इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये इम्प्रूव करती है हमारी वर्क लाइफ बैलेंस को। साथ साथ जो हम 24/7 जो वर्क कल्चर में रहते हैं तो उससे हमारी जो वर्क लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये इम्प्रूव करने में हेल्प करती है जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद आता है ये एनकरेज करती है क्रिएटिविटी को, सोशल इंटरेक्शन। इसके अंदर हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं हमारे कलीग से, हमारे फ्रेंड से, और मेंटली भी हम इसमें हेल्दी रहते हैं। जब ये वाली एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं तो हम एनकरेज करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को भी। अब आता है नीड फॉर लेज़र एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटीज़ की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो इन एक्टिविटी की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम स्ट्रेस को बैलेंस कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बैलेंस कर सकें। जब एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। उसके अलावा आता है कंबाइंस वर्क विद फ़न। अब इसमें हम जो वर्क है हमारा उसको कंबाइन कर देते हैं फ़न एक्टिविटीज़ के साथ, जिसके अंदर इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो टीम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। फिर आता है कॉस्ट कंसर्न फॉर कंपनीज़। इसके अंदर जो बेनिफिट होते हैं इन्वेस्टमेंट के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कंपनी एक एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट कर रही है इन एक्टिविटीज़ के लिए, तो जब वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से और प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज़ होगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो उनकी जो कॉस्ट है, जो उनका कॉस्ट कंसर्न है कंपनी का, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ लेज़र एक्टिविटीज़। ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? एक आती है एक्टिव लेज़र, दूसरा आता है पैसिव लेज़र। फिर एक्टिव लेज़र में इंक्लूड है जिसमें आप फिज़िकली और मेंटली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे अपनी हॉबीज़, वॉलंटियरिंग करना, कोई काम में वॉलंटियर करना और एक्सरसाइज करना। ये वो सारे लेज़र्स एक्टिविटीज़ हैं जो आप एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। पैसिव एक्टिविटीज़ आती हैं जो मिनिमल एफर्ट्स लगते हैं, जिसके अंदर जैसे कि टीवी देखना और रिलैक्स करना। तो किसी को ये पसंद है कि वो रिलैक्स करेगा तो वो वाली एक्टिविटीज़ को हम लेज़र एक्टिविटीज़ कहते हैं। लेज़र मतलब एक तरीके से जो आपको आराम दे एक्टिविटीज़। किसी को ये पसंद है कि उनको अपनी हॉबी परस्यू करे तो वो एक्टिव में आ जाएगा, और पैसिव में आएगा जिसमें एफर्ट्स कम लगते हैं, जैसे वॉचिंग टीवी। उसको टीवी देखना पसंद है, मतलब उस ब्रेक टाइम में, जिस टाइम में उसको ब्रेक मिल रहा है उस टाइम में उसको जो जो करना पसंद है, उनको एक्टिविटीज़ को कहते हैं लेज़र एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। फिर आता है एडवांटेजेस क्या हैं इसके लेज़र एक्टिविटीज़ के। सबसे पहले तो सेंस ऑफ पर्पस। इससे एक सेंस ऑफ पर्पस डिफाइन होता है। इसमें यह एनकरेज करता है सेल्फ अवेयरनेस, साथ साथ ये स्ट्रेस को भी कम कर देता है। इसमें सेंस ऑफ पर्पस का मतलब है कि जो ये एक्टिविटीज़ हैं इसका एक पर्पस होता है कि हमें अपने माइंड को रिफ़्रेश करना है और ताकि हम वर्क पे दोबारा से जा सकें। इसके अंदर एक पर्पस होता है। फिर आता है मूड एनहेंसमेंट। मूड एनहेंसमेंट का क्या होता है कि जो आपका ऑप्टिमिज़म, मतलब आप ऑप्टिमिज़म बिल्ड कर लेते हैं और क्लैरिटी आ जाती है आपके माइंड में। जैसे कि एक ही वर्क को अगर आप डेली परफॉर्म करेंगे तो आपका मूड जो है स्पॉइल हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो ये मूड को आपके इन्हेंस करता है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रखता है, साथ साथ आपको माइंड में क्लैरिटी देता है अगर आपको ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो। फिर आता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती हैं जब हम अलाउ करते हैं उन्हें ब्रेक्स देना, तो उससे वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं अपने काम पे। फिर आता है बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। इसमें नई नई स्किल्स डेवलप होती हैं और साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। फिर आता है सोसाइटल एंगेजमेंट। सोशल एंगेजमेंट का मतलब होता है कि इसमें बिल्ड करते हैं वो कनेक्शन और साथ साथ अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंस को। जब सोशली इंटरेक्शन करते हैं अपने कलीग्स से, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे, और तो कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, साथ साथ अपने एक्सपीरियंस को भी वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूस स्ट्रेस। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये हेल्प करती हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, हमारे माइंड को काम करने में, और जो हमारा हेल्थ रेट है उसको भी लोअर करने में। फिर आता है बेटर फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। ये हेल्प करती हैं एक्टिविटीज़ हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेटर करने में। ये सपोर्ट करती हैं हमारी इम्यूनिटी को और साथ साथ लॉन्गेटिविटी को। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे जो है यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 15 ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको कैसे चेक किया जाए कि वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। साथ साथ जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनका टैलेंट को कैसे मेंटेन किया जाए, तो वो भी इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ये ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होता है? तो एचआर ऑडिट मॉनिटर करता है एक्शंस को और रिजल्ट को ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनके। तो इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट का मतलब होता है कि ये उनके एक्शंस, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उनके एक्शंस क्या है और उस एक्शन से रिजल्ट क्या है, इस चीज़ पे मॉनिटर करना, इसको कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ये इवेलुएट करता है एफिकेसी ऑफ एचआर पॉलिसीज़, जो एचआर पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई हैं, प्रैक्टिसेस बनाई हुई हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी एफिकेसीज़ कैसी है, मतलब वो कितने एफिशिएंट हैं, एक्टिविटीज़ कितनी हेल्पफुल हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो उसके जिनके ऊपर वो एप्लीकेबल हो रही है, तो उस चीज़ को भी इवेलुएट करता है। फिर आता है यूज़ टू प्लान। ये ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट यूज़ किया जाता है प्लान करने में, मेज़र करने में। ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल डाटा, जो भी उनका फाइनेंशियल डाटा होता है कि मतलब उनकी सैलरी, उनको कितना बोनस दिया जा रहा है, जो भी उन पर कॉस्ट होती है एम्प्लॉय की, एक कंपनी पे एम्प्लॉय की जो भी कॉस्ट होती है उसको प्लान करने में, उस चीज़ को मेज़र करने में और साथ साथ इम्प्रूव करने में, प्रोसेस को सपोर्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में। असेंशियल होता है, ये असेंशियल है फॉर इवेल्युएटिंग एचआर ऑपरेशन, जो एचआर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, और साथ साथ मैनेजर के जो भी पॉलिसीज़ हैं, कंप्लाइंस हैं, उसको इवेल्युएट करने के लिए ये ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले आता है ये इन्वेस्टिगेट करता है हाउ वेल द एचआर डिपार्टमेंट फंक्शन। इसके अंदर ये इवेल्युएट करता है, ये चेक करता है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, किस तरीके से कर रहा है। फिर आता है एग्जामिन करता है ये लोगों को, पॉलिसीज़ को और साथ साथ जो एचआर के डेली ऑपरेशंस होते हैं उस चीज़ों को भी, जो भी एचआर की एक्टिविटीज़ हैं वो डेली एक्टिविटीज़ को भी ये एग्जामिन करता है। फिर आता है डिटेक्ट करता है गैप बिटवीन जो एक्सपेक्टेड है और एक्चुअल एचआर की जो परफॉर्मेंस है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की जो भी परफॉर्मेंस है और जो कंपनी ने सोची हुई है कि ये पर डे 50,000 सारे एम्प्लॉयज़ मिला के 50,000 कस्टमर्स को हैंडल करेंगे, बट जो असली में एक्सपेक्टेड तो कंपनी से ये है, बट वो एक्चुअल में सिर्फ 30,000 को ही हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो जो गैप है 20,000 का उसको ये डिटेक्ट करता है। फिर आता है एक्सेस करता है कंप्लाइंस को, जो एचआर के रूल हैं और जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको एक्सेस करता है, मतलब उसको इवेलुएट करता है। फिर आता है कंडक्ट करता है एक एनुअल बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एचआर एक्सपर्ट, जो एचआर के ह्यूमन रिसोर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एनुअली कंडक्ट करता है, एनुअली मतलब पूरे साल में एक बार। फिर आता है रिपोर्ट बनाता है और उसको सबमिट करता है सीनियर मैनेजमेंट को, जिससे कि करेक्टिव एक्शन लिए जा सकें। करेक्टिव जो भी एक्शंस उसे लगता है कि ऑडिट करने के बाद उसे पता चला है कि इस चीज़ में कमी है, तो वो उसकी रिपोर्ट बना के सीनियर मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर देता है, जिससे कि वो करेक्टिव एक्शंस ले सके। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट किस लिए होती है? तो फर्स्ट आता है एंश्योर करता है ये स्मूथ एचआर डिपार्टमेंट के ऑपरेशन, जो भी एचआर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से एंश्योर करता है कि अच्छे से वो स्मूथली चल सकें बिना प्रॉब्लम के। फिर आता है आइडेंटिफाई करता है और रेक्टिफाई करता है जो ह्यूमन रिसोर्स एरर होते हैं प्रॉम्प्टली, मतलब जो भी उस चीज़ में एरर है, ह्यूमन रिसोर्स के जो भी एरर हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढता है और फिर उनको रेक्टिफाई करता है जल्द से जल्द। उसके बाद आता है चेक करता है अधरेंस टू कंपनी रूल्स एंड एचआर प्रोसीजर्स, मतलब चेक करता है कि कंपनी के जो रूल्स हैं और एचआर के जो प्रोसीजर्स हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। फिर ये एसेस करता है एचआर की इफेक्टिवनेस इन हायरिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कंप्लेंट हैंडलिंग एक्सेट्रा। तो ये इवेलुएट करता है कि जो एचआर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना इफेक्टिव है हायर करने में कंपनी के लिए नए एम्प्लॉय, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और जो एलिजिबल एम्प्लॉय उनको प्रमोशन देने के लिए, और जो जिन एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम्स कंप्लेंट कैसे हैंडल की जाए उस चीज़ को भी ये एचआर जो है वो इवेलुएट करता है। फिर आता है डिटेक्ट वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एचआर एक्सपेंडिचर, जो भी ह्यूमन रिसोर्स पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, वेस्ट होता है, जो कि बहुत एक्स्ट्रा होता है, वो अननेसेसरी होता है, तो उसको डिटेक्ट करता है और उसको कम करने की ट्राई करता है। फिर आता है मेंटेन करता है डिसिप्लिन, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज़, जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है ये एचआर ऑडिट। ये हेल्प करता है उनकी ताकि वो अकाउंटेबल हो सकें।
फिर आता है ट्रांसफॉर्म करता है एचआर मैनेजर को इनटू मेजरेबल फंक्शन। जो एचआर मैनेजमेंट होता है उनको ये हेल्प करता है बदलने में कि वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे से मेज़र कर सके, उन्होंने जो डिसीजन लिया उसको मेज़र कर सके कि उससे क्या आउटपुट मिल रहा है, उनको कितनी प्रॉफिटेबल है वो चीज़। फिर आता है प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू डिफेंड अगेंस्ट लीगल चैलेंजेस। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेल्प करता है ताकि वो डिफेंड कर सकें जो उनके लीगल चैलेंजेस हैं, मतलब उनके कॉम्पिटिटर या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लीगल चैलेंजेस हैं उनसे डिफेंड करने में ये ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट बहुत हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।